नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड। मैं हूं आदित्य राज और अब देखना शुरू कर चुके हैं सामाजिक ज्ञान विद एलेक्स। तो एक बहुत ही प्यारा लाइन है कि अब हल्की सी नींद आते ही मैं सो जाता हूं, क्योंकि डर लगता है अगर बाद में नींद नहीं आई तो रात कैसे गुजरेगी। So as you know, we have discussed in previous classes the French revolutions, and in 1789, and there was a French artist named Frederic Soriot, and he made four paintings, and that paintings were called the Pact Between the Nations, and there are many changes were seen after the French Revolution in France. So the first changes, तो हमने कल देखा था कि फ्रेडरिक सोरियो ने चार पेंटिंग बनाई थी और चार पेंटिंग्स को द पैक्ट बिटवीन द नेशन कलेक्टिवली बोला जाता था। लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग्स बनाई थी वो केवल फ्रेडरिक सोरियो का इमेजिनेशन था। मतलब वैसा वास्तव में रियल में हो नहीं रहा था कि जैसे लोग जा रहे हैं, राजा के क्राउन्स बिखरे बिखरे पड़े हुए हैं, लोग मोनार्की को कुचलते हुए जा रहे हैं, हर जगह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिपेंडेंट करते जा रहे हैं नेशंस को। लेकिन ये बस फ्रेडरिक सोरियो की कल्पना थी। इसके परे उसके बाद क्या हुआ कि जो चेंजेस फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो देखने को मिले। जो पावर था वो मोनार्की से कॉमन पीपल के हाथों में आ गया। जो कॉन्सेप्ट था जो ला पैत्रे और ले सिटियोन का देखने को मिला, वहां पे बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज जो थे उसको हटाया गया। उसके बाद जो स्टेट्स जनरल था जो कि एक्टिव सिटीजन द्वारा इलेक्टेड होता था, उसके नेम को बदल करके जनरल असेंबली किया गया। और अब जो था फ्रांस में पूरी तरह से इंडिपेंडेंस थी और सभी लोग एकदम खुश थे, एकदम जश्न मना रहे थे। फ्रांस जो था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका था। लेकिन तभी जो है इन 1799 में एंट्री होती है एक व्यक्ति की जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और ये फ्रांस में जैसे ही एंट्री लेता है उसके बाद क्या करता है, फ्रांस को अपने कब्जे में ले लेता है और वहां जो डेमोक्रेसी थी उसको खत्म कर देता है। और 1804 में, ठीक है, ये अपने आप को नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द इम्पेरर ऑफ फ्रांस। और 1804 में नेपोलियन जो था वहां फ्रांस में अपने आप को राजा घोषित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कहानी देख चुके हैं। ब्रिंग्स और साथ ही साथ और नेपोलियन जो है ये यहाँ पे लाता है कि ब्रिंग्स सिविल कोड ऑफ 1804। और नेपोलियन जैसे एंट्री करता है, फ्रांस पे कब्जा करता है, उसके बाद ये क्या करता है, एक कोड लाता है जिसको बोला जाता है सिविल कोड ऑफ 1804। और इस कोड के माध्यम से he do a lot of changes in France. He do a lot of changes in France. A lot of changes in France. और जो ये सिविल कोड लाता है, जो नेपोलियन जो सिविल कोड ऑफ 1804 ये फ्रांस में लाता है, तो इस सिविल कोड को द सिविल कोड ऑफ 1804 इज ऑल्सो नोन एज, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में, इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन कोड। और ये सिविल कोड जो है 1804 को, इसको हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है, एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। ठीक है, कि विच कोड इज नोन एज नेपोलियनिक कोड, या नेपोलियनिक कोड को और किस नाम से जानते हैं। तो सिविल कोड ऑफ 1804 को हम नेपोलियनिक कोड से जानते हैं, या नेपोलियनिक कोड को हम सिविल कोड ऑफ 1804 बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जो नेपोलियन ये कोड लाया, तो इस कोड के तहत, इस कोड के अंदर उसने क्या क्या चेंजेस जो है फ्रांस में किए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड in our chapter, and we are going to look what changes were made by the Napoleon in France through Civil Code of 1804। तो सिविल कोड ऑफ 1804 के तहत बैनर तले इसने वहां पे ही established equality before law, equality before लॉ। इसके कोड के अंदर इसने पहला बदलाव किया, और ही सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी फॉर एवरीवन, राइट टू प्रॉपर्टी
उसके बाद यहाँ पे जो फ्यूडल सिस्टम था, एबोलिस्ड फ्यूडल सिस्टम। अभी हम लोग देख रहे हैं कि नेपोलियन जो है वो फ्रांस में क्या क्या बदलाव लाया है, जो उसने नया कोड इंट्रोड्यूस किया है, नेपोलियनिक कोड। उसके बाद इसने वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था फ्रांस का, उसको इसने इम्प्रूव करने का काम किया। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। उसके बाद वहां पे स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजरमेंट। उसके बाद इसने क्या किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को इसने रिमूव किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को इसने रिमूव किया। तो these are the changes made by the Napoleon through Napoleonic Code or Civil Code of 1804 by Napoleon in France. So first changes we are looking, इसने क्या किया, he established equality, मतलब समानता का अधिकार। सभी लोग जो है लॉ के सामने, कानून के सामने सभी लोग जो है वो इक्वल है, आइदर दे विल बी पुअर और रिच। उसके साथ साथ उसने सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब सभी को अपने संपत्ति का अधिकार हो, ये उसने बदलाव किया, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। फ्यूडल सिस्टम जो था, जो जमींदारी सिस्टम था, जो फ्यूडल मतलब जो वंशानुगत चलते आ रहा था, उसको खत्म किया। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड, मतलब जो यातायात थे और जो कम्युनिकेशन था उसको बेहतर किया, तो जो सिस्टम था उसमें कुछ सुधार किया। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजरमेंट्स, इसने मतलब एक इक्वल मेजरमेंट्स और वेट्स को लाया, मतलब कि पूरे फ्रांस में ऐसा नहीं है कि कहीं पे 1 केजी का वैल्यू कहीं पे दूसरा है, कहीं पे 2 केजी का वैल्यू दूसरा है, इस रीजन में कहीं दूसरा है, मतलब पूरे यूरोप में मतलब स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजरमेंट्स को इसने लाया। साथ ही इसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो होता है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब जब कभी भी कोई खास तरह के जो ट्रेडर्स हैं, चाहे लाइक वीवर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, तो ये लोग अपनी मनमानी करते थे, मतलब अपने रूल को फॉलो करते थे। जो ट्रेनिंग भी ये देंगे तो इनके हिसाब से देंगे, इनका मतलब काम जो करेंगे तो उसका रेट क्या होगा ये लोग खुद तय करते थे। तो मतलब ट्रेडिंग में, व्यापार में भी इसने इंडिपेंडेंसी लाने का काम किया। तो दीज आर द चेंजेस मेड बाय नेपोलियन। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। और उसके बाद से अब हम देखेंगे जो नेपोलियन जो था वो जिस देश में गया, उसके बाद जो ये सारे चेंजेस हुए, तो ये लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद चेंज थे। तो लोग जो थे नेपोलियन से काफी खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी विद द डिसीजन मेड बाय द नेपोलियन इन फ्रांस एंड दे प्रेज्ड द नेपोलियन। वो लोग उनको भगवान मानने लगे, मतलब नेपोलियन को लगा वाह क्या ये आदमी बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसके साथ साथ नेपोलियन जिस भी देश में गया, जिस देश पे कब्जा किया, वहां पे नेपोलियन जो था वहां पे इक्वलिटी को इस्टेब्लिश किया, इक्वलिटी को इस्टेब्लिश किया, लिबर्टी को एम्फसाइज किया, लिबर्टी को एम्फसाइज किया, सही इक्वलिटी बिफोर लॉ को भी उसने एम्फसाइज किया। जिस देश पे उसने कब्जा किया वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिले। इसके बाद लोगों के अंदर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई, लोग काफी इंप्रेस थे। और साथ ही साथ इसके बाद जो पीपल थे, लोग जो थे, पीपल स्टार्टेड कंसीडरिंग हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। तो जो लोग जो वहां के थे, जो डिसीजन इसने किया, जो इक्वलिटी फॉलो लिबर्टी का जो इसने बात किया, सभी देशों में लागू किया, तो लोग जो थे, फ्रांस के लोग जो थे, अब जो है नेपोलियन को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी के नाम से मतलब पुकारने लगे। लोगों को लगता था कि अब हमारे लिए आजादी कौन लाएगा, अब हमारे लिए स्वतंत्रता कौन लाएगा, अब हमारे लिए काम कौन करेगा, तो नेपोलियन करेगा। मतलब हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, मतलब लिबर्टी को कौन लाएगा, सिर्फ जो नेपोलियन ही है वो है जो लिबर्टी को हमारे लिए लाएगा।
लेकिन ये जो लोगों की खुशी थी, ये लोगों की जो परसेप्शन बना हुआ था कि जो नेपोलियन को लोग हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मानने लगे, लोग जो एकदम बहुत ही हैप्पी थे जो अपने चेंजेस को, अपने देश में सारे बदलाव को देखते हुए। लेकिन जो लोगों की खुशी थी, ठीक है, ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और फिर से यहाँ पे जो है नेपोलियन धीरे धीरे, जो नेपोलियन जो था वो अपना जो कब्जा था वो पूरे फ्रांस पे और पूरे यूरोप में धीरे धीरे वो अपना कब्जा को बढ़ाने लगा और धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा, gradually people started considering that Napoleon does not come to bring democracy। और धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि जो नेपोलियन है वो डेमोक्रेसी लाने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो अपना वर्चस्व, बल्कि वो अपने शासन, अपने रूल को कायम करने के लिए ये सारे चेंजेस कर रहा है। और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग मोनार्की जो थी, साथ ही आर्मीज दोस टेरिटरीज। ओके, नेपोलियन वुड ओवरथ्रो, डिपोज द एग्जिस्टिंग मोनार्की एंड सेट अप हिज ओन फोर्सेस आर्मी इन दोस टेरिटरी। और जो पहले की जो मोनार्की की सिस्टम थी उसको नेपोलियन ने उसको फेंक दिया, मतलब उसको हटा दिया और उसने अपने आर्मी, अपने फोर्सेस को रिक्रूट किया। तो ये सारा जो काम था ये नेपोलियन के द्वारा किया गया। नेपोलियन का एंट्री हुआ, नेपोलियन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, नेपोलियन को लोग हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मानने लगे। अब हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन। अब जो है नेपोलियन के अंदर क्या क्या कमी थी, उसकी कमी क्या थी, ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन। ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन, तो पहला इसके अंदर जो है लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। दूसरा जो था, इसने क्या किया, टैक्सेस को बढ़ा दिया, इंक्रीज टैक्सेशन। इसके बाद इसने क्या किया, सेंसरशिप को लागू कर दिया, सेंसरशिप को इसने लागू कर दिया। उसके बाद क्या किया इसने, फोर्स रिक्रूटमेंट, फोर्स रिक्रूटमेंट। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन। इसके अंदर जो थी, लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना बंद हो गया। साथ ही इसने क्या किया, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट्स पे अपना कब्जा करते जा रहा था, अपना बढ़ाते जा रहा था, अपना पावर्स को बढ़ाते जा रहा था, तो इसलिए क्या किया, इसको पैसे की जरूरत थी, इसने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। साथ ही साथ इसने जो वहाँ की मीडिया थी, अखबार थी, सेंसर थी, उस पर सेंसरशिप लगा दिया, मतलब कोई इसके खिलाफ छाप नहीं सकता था, कोई इसके खिलाफ बोल नहीं सकता था। और साथ ही साथ इसको अदर्स पार्ट्स पे कब्जा करने के लिए, साथ ही साथ इसको और ज्यादा फोर्सेस की जरूरत थी, इसलिए लोगों को जबरदस्ती अपने सेना में इसने फोर्स रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को जबरदस्ती, मतलब जो जाना भी नहीं चाहते इसके सेना में, उन लोगों को ये अपने सेना में शामिल करने लगा। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हाउ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।